दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएससी एक्सीलेंस में। बेसिकली हम अपनी स्लाइड में आने से पहले एक थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा आराम से देखो, और आराम से देखने के बाद आप ये भी सोच सकते हो कि इस वीडियो को देखने का मेन मोटिव क्या है आपका। आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, क्या फैक्ट देखना चाहते हो, कि जो इसमें फैक्ट आया है उसे आप एग्ज़ाम में देखना चाहते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जिस दिन इस वीडियो को देखोगे तो उस दिन आप एक टीचिंग के फील्ड के हिसाब से भी समझ सकते हो, दूसरा आप एक स्टूडेंट के तौर पे देख रहे हो और आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, उस तौर पे आप देखोगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है आप टाइम ना बर्बाद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, बहुत टाइम ना बर्बाद कीजिएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप देखो इसे तो आप इसे थोड़ा सा सिंसियर होकर देखना, क्योंकि मैं सिंपल से अगर मैं ये बोल दूँ कि आपके मम्मी पापा जितने कमा रहे हैं या जितना कमा रहे हैं, अगर आप उतना अर्न करके एक दिन में आ जाओ तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी कंडीशन में एक एक रुपये उनको लाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप तो बस वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। आप वीडियो देखो, बड़ा एंजॉय करोगे, ठीक है ना। आपकी पढ़ने का टाइम है तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा एंजॉय करो, बट आप एक चीज़ सिंसियरली अपने आप से क्वेश्चन करना कि आपके पिताजी जितने अर्न कर रहे हैं और अर्न करके ला रहे हैं, आप उतना कमा के उनको दे पाओगे? सिंसियरली ये क्वेश्चन कर लेना। तो मैं बैक टू अपने टॉपिक में आता हूँ। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप जब भी देखो थोड़ा सिंसियर होकर देखो, थोड़ा ईमानदारी से देखो, और आप सिर्फ इसे फैक्ट के तौर पर देखना। मैं बस इतना ही मेरा आपसे हाईली रिक्वेस्ट समझो, जो भी आपको समझना है वो समझना। और मैं अपना टू द पॉइंट आता हूँ। बेसिकली दैट इज़ ए इम्पोर्टेंट फैक्ट इज़ जो चैप्टर है वो मगध राज्य का उत्कर्ष है। इसमें बेसिकली आपको 3 पॉइंट देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट इज़ ए प्रारंभिक वंश मगध राज्य में। मगध राज्य बेसिकली होता है कहाँ पे? ये आपका मगध कहाँ पे है? आपका बिहार में है, ठीक है ना। मगध राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो शासक होंगे उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो दैट इज़ ए वन फैक्ट इज़ ए प्रारंभिक वंश। सेकंड फैक्ट इज़ ए हर्यक वंश। थर्ड फैक्ट इज़ ए बिम्बिसार के कार्य। तो किससे? हर्यक वंश से हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्लाइड लिखा हुआ है इसमें है कि सबसे प्राचीन जो वंश है इट लोकेटेड इन जो मगध राज्य है। मगध राज्य में जो सबसे फर्स्ट जो शासक वर्ग था वो था बृहद वंश। सेकंड जो और भी वंश होंगे, इसमें हर्यक वंश भी आता है, आपकी स्लाइड में दिख रहा है। पहला बृहद वंश, दूसरा हर्यक वंश, तो ये आपकी स्लाइड में दिख रहा है। तो दैट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे प्राचीन वंश बृहद वंश था, और इसके जो मोस्ट पावरफुल पर्सन जो थे वो बृहदर थे। और इनकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। इट्स सेकंड नेम इज राजगिरी। थर्ड जो फोर्थ चीज़ें लिखी है इसमें, प्रसिद्ध जो शासक लिखे हैं, जो प्रसिद्ध शासक हैं, इट्स जरासंध। जरासंध का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप सूर्यपुत्र, कर्ण, इनके कोई भी चीज़ें देखे हो, आप महाभारत देखोगे तो मगध का जो पावरफुल शासक थे वो जरासंध थे, जिनको बेसिकली मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं। कृष्ण ने चैलेंज किया था, 17 बार उन्होंने आक्रमण किए, फिर भी उन्होंने हारा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसे जो पांडवों वंश हो तो उन्होंने इसको ख़त्म किया था। तो ये जो फैक्ट मिलेगा महाभारत से मिलता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। सेकंड चीज़ जिसको आपकी स्लाइड में देखने को मिल रहा है, इट्स नेम इज़ हर्यक वंश। जो इसके मोस्ट पावरफुल संस्थापक होंगे, जैसे इसमें भी लिखा हुआ उनका। अब बट एक चीज़ आप बेसिकली याद रखना, संस्थापक वहाँ पे भी, संस्थापक यहाँ भी है। मोस्ट पावरफुल पर्सन वहाँ पे कौन है और मोस्ट पावरफुल पर्सन यहाँ पे कौन है? वहाँ पे प्रसिद्ध शासक जरासंध है, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो इसमें देखो आपको क्या लिखा है, हर्यक वंश में क्या लिखा हुआ है कि इनके जो संस्थापक है, हर्यक वंश के जो संस्थापक है, इट्स नेम इज ए बिम्बिसार। सेकंड, बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड है तो वहाँ पे लिखा हुआ है बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इट्स जो ये जानकारी मिली है वो हमको बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मिला है। बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली 544 ईसा पूर्व था। थर्ड इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जो लिखा है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बेसिकली इट्स मीन्स बौद्ध धर्म का जो संरक्षण किया था बिम्बिसार था। बट बिम्बिसार के टाइम पे आप ये भी समझ सकते हो कि बिम्बिसार के टाइम पे बौद्ध धर्म का उदय भी हुआ था, और उस टाइम पे वो मोस्ट पावरफुल भी थे, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इट्स टू पैरेलल, एक दूसरे के समांतर चलते थे। बट ये बौद्ध धर्म था, इनको प्रमोट कौन किया? बिम्बिसार, ठीक है ना। आपको आगे चीज़ें मिलेगी।
बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, ठीक है ना। और बेसिकली ये क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ द अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? बिम्बिसार। सेकंड नहीं, फोर्थ जो स्लाइड है उसमें देखोगे, फर्स्ट पैराग्राफ है, या पहला भारतीय राजा माना जाता है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को महत्व दिया, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो बेसिकली ये जो पूरी स्लाइड थी वो डिपेंड किससे थी? बिम्बिसार से। तो इसमें आप देख सकते हो बिम्बिसार के बारे में हमको क्या जानकारी मिले। इट्स सेकंड पैराग्राफ भी बिम्बिसार के बारे में, फर्स्ट पैराग्राफ भी बिम्बिसार के बारे में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद आप उसे ये समझो कि आप क्या को रिलेट कर सकते हो। तो को रिलेट क्या करोगे? बेसिकली मैं अगर बोल दूँ फॉर एग्जांपल बिम्बिसार के बारे में आप बताओ, सिंपल सा चीज़ है। तो बिम्बिसार लिखने के भी आता है, फैक्ट भी आता है, आप क्या बताओगे? तो इसमें जो चीज़ें आप को रिलेट कर लो, दैट इज़ वन फैक्ट। बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड है 544 ईसा पूर्व है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड इज उस टाइम का रिलीजियस जो था, धार्मिक कौन थे सबसे पावरफुल? तो बौद्ध धर्म के थे। तो ये किस धर्म के अनुयायी थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी मीन्स ये होता है कि उनको प्रमोट करना और उसका पालन करना। रीज़न क्या होता था? मैं बहुत सिंपल सा रीज़न बताता हूँ कि इन केस अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको शासन करना है तो आपको सबसे पहले मोस्ट पावरफुल पर्सन, मोस्ट पावरफुल प्लेस, मोस्ट पावरफुल जो भी चीज़ है उसको आप अपने अंडर में लोगे। रीज़न इज़ दैट कि जो मोस्ट पावरफुल पर्सन नहीं, जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। तो प्रशासन करने के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म को कंट्रोल में लिया। फिर बौद्ध धर्म में लिया, उसके अनुसार अगर आप देखोगे मोस्ट पावरफुल ये है कि बौद्ध धर्म को अगर ये अनुयायी हैं तो इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें भी बनवाएंगे। रीज़न इज़ दैट जैसे जो आगे आपको चीज़ें मिलेगी, विजय अवैन जो भी चीज़ें तो वो बनवाएंगे इन्होंने, ठीक है, ये चीज़ें आप मिले। और सेकंड जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो बिम्बिसार थे इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पे महत्व दिया था। तो बिम्बिसार के चीज़ें बारे में बस दो चीज़ें फैक्ट है। 544 ईसा पूर्व में इन्होंने गद्दी संभाली। ये किस धर्म को अनुयायी थे? बौद्ध धर्म थे। अनुयायी होने का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न ये था कि ये मोस्ट पावरफुल उस समय पर धार्मिक थे, क्योंकि लोग इनसे कनेक्ट होते थे, बौद्ध धर्म से लोग कनेक्ट होते थे। और अगर बौद्ध धर्म ग्राउंड लेवल में अच्छा काम कर रहा है तो किसी भी राजा को अगर ग्राउंड लेवल तक पहुँचना है तो उससे वो बौद्ध धर्म से कोरिलेट करना पड़ेगा, दैट इज़ ए फैक्ट। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे इसमें लिखा बिम्बिसार के कार्य, इसीलिए अब बिम्बिसार के जो कार्य हैं वो अब देखो। बिम्बिसार के बारे में इतनी चीज़ें आपको लिखना नेसेसरी है। सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें देखो बिम्बिसार के कार्य। विजय अभियान, ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़। राजधानी का निर्माण राजगृह कह रहा है। अब वहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा आप एक दूसरे से कोरिलेट करोगे तो आपको समझ में। शासन का जो लगभग था 52 वर्ष तक किया, नहीं याद हो रहा है दैट इट्स नॉट ए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक दूसरे से को रिलेट कर सकते हो। राजधानी वहाँ भी आपने चेक किया था, राजधानी गिरिज थी, राजधानी यहाँ भी याद करोगे राजगृह है। मोस्ट पावरफुल पर्सन वहाँ भी थे, वहाँ का मतलब बृहदत्त में कौन था? जरासंध है। मोस्ट पावरफुल पर्सन यहाँ पे कौन है? बिम्बिसार है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें आप कनेक्ट कर लियो। तीसरी चीज़ इसमें लिखा हुआ है विजय अभियान, ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को। अब देखो ब्रह्मदत्त और ब्रह्मदत्त यहाँ पे ले थोड़ा सा ताव थाम इसमें इन्होंने मिस्टेक कर दिया है। तो विजय अभियान ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया, अंग को मगध में मिलाया। ये चीज़ें आपकी। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ है, कहानी है। कहानी ऐसा है कि बिम्बिसार बज्जी पे, मतलब ठीक है, एक कहानी है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है कि एक वंश दूसरे वंश में या एक शासक दूसरे शासक में क्या करता था? कंट्रोल करना चाहता था। एनसीईआरटी में ऐसी कहानी आपको मिल जाएगी। एक शासक दूसरे शासक में दूसरे संघ में कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है ना। वो जब कंट्रोल करना चाहते थे तो वो बेसिकली महात्मा बुद्ध के पास गए और ये पूछिए कि जो बज्जी संघ है, संघ में थोड़ा सा बज्जी एक संघ है, मैं बता दूंगा उसमें। बज्जी जो संघ है उस पर आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है ना। उसमें जब ये बेसिकली बिंदुसार के बारे में लिखा है तो क्या कहते आक्रमण करना चाहते तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि बज्जी जो संघ है, ठीक है, संघ में है, बज्जी जो संघ है उसमें राजा प्रतिदिन बैठक करता है कि नहीं करता? बोले हाँ करते हैं। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने पूछा है जो बैठक होती है उसमें पूरी जो संघ के जो प्रमुख हैं वो बैठते हैं? बोले हाँ बैठते हैं। तीसरी चीज़ ये बोले कि जनता भी उसमें आती है? बोले हाँ आती है। और चौथी चीज़ उन्हें वो जो बज्जी संघ है वो सन्यासियों को आदर सम्मान देते हैं कि नहीं देते? राहगीर को सम्मान देते हैं कि नहीं देते? बोले हाँ देते हैं।
वो बोले आप नहीं फिर उन्होंने बोला, बिंबिसार को ही समझाया, बिंबिसार से संबंधित या बिंबिसार से संबंधित कहानी में। तो उन्हें फिर महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि अभी आप आक्रमण वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बज्जी में पूरे राजा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उपस्थिति हो रहे हैं और एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसे नहीं जीत सकती। और दूसरी चीज़, जो राजा पूरे जो साधु संत हैं उनको सम्मान दे रहा है, आप उससे नहीं कर सकती, क्योंकि अब अगर पार्टिकुलर आप किसी एक धर्म या किसी एक साधु का अपमान करते हो तो एक बार समझ में आता है कि आप में मतभेद है, पर आप प्रॉपर उनको संगठित करें, उनको सम्मान दे रहे हो। और एक रिलीजियस बौद्ध धर्म या एक सन्यासी कई हजार अनुयायियों का प्रमुख होता है। तो आप देख रहे हो, एक सन्यासी का अपमान ये समझ लो कई हजार लोगों का अपमान। बट आप पूरे रिलीजियस जो सन्यासी उनको एक्यूरेट कर रहे हो, तो आप उनको सम्मान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो आप एक सन्यासी को नहीं, कई सारी जनता का आप मतदान अपने अंदर में ले रहे हो। तो उन्हें इसीलिए उन्होंने बोला था कि आप वहाँ आक्रमण ना करो, महिलाओं का अलग से सम्मान है बज्जी संघ। और ये आपको NCERT के 6 क्लास के लगभग मैं बता दूँ तीसरे चौथे चैप्टर में आप चीज़ें आपको मिल जाएगी। कहानी है, मैंने उसे कहानी डाल के रखा है, वीडियो में कहानी डाल के रखा है। आप कहानी पे जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगी ये कहानी, मैं आपको दे दूंगा स्लाइड में, आप देखो ये कहानी है। तो वो कहानी इसीलिए बताता है। तो बेसिकली मैं अपने स्लाइड में आता हूँ, स्लाइड में यही लिखा है, विजय अभियान के तहत बृहदत्व को हराकर उन्होंने हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था। मगध राज्य का उत्कर्ष यह था। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मगध राज्य का उत्कर्ष ऐसे ही नहीं हो गया था। मगध राज्य का उत्कर्ष इन्हीं वंशों ने किया था, प्रारंभ बृहदत्त, हर्यक वंश। तो ये चीज़ें मैं फैक्ट के साथ कहानी इसलिए भी बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। बट आपको कहानी याद रखो आप ना रखो, बट आप एक दूसरे से को रिलेट तो कर लो, को रिलेट आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा और भी देख देता हूँ, आप देख लो एक बार। वहाँ का बृहदत्त वंश का मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है? जरासंध। उनकी राजधानी क्या की थी? गिरिवज थी। और उसके संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे, बृहदत्त वंश के थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हर्यक वंश का मोस्ट पावरफुल संस्थापक कौन सा है? बिंबिसार था। मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन सा है? बिंबिसार है। ये किस वंश के मतलब कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म में। क्यों थे वो मैंने कहानी बता दी है, ठीक है ना। इन्होंने किसको हरा के अपने में मिलाया था? इन्होंने अंग राज्य को हरा के मगध में मिलाया था। इनकी राजधानी कौन थी? गिरिवज थी, राजगिरी थी या गिरिवज थी। इनका जो शासन काल का था वो 52 वर्ष का था, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको मिलेगी। खैर मैं इसी वंश को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। आप इस स्लाइड में आप देखो, मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। मगध राज्य का उत्कर्ष का मतलब है बेसिकली मैं पार्टिकुलर मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में ये बात कर रहा हूँ। पार्टिकुलर उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, उस एरिया। और ये कहाँ पे है? बिहार में है। तो मगध जरासंध अगर आपको याद है तो आप समझ जाओगे। उस पार्टिकुलर क्षेत्र को डेवलपमेंट करने में कितने वंश और कितने शासक का महत्वपूर्ण योगदान था उसके बारे में। बृहदत्त वंश गया, हर्यक वंश के बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं सिंपल सा बता देता हूँ। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये बताओ कि मगध वंश ही क्यों ग्रोथ किया? रीज़न बताओ, मगध वंश ही क्यों ग्रोथ किया? और मैं बात कर रहा हूँ 544 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो मगध वंश ही क्यों प्रमोट हुआ, ग्रोथ हुआ? रीज़न ये है, मैं कहानी में बता देता हूँ। मगध वंश जो प्रमोट या वृद्धि हुई उसके 2 रीज़न थे। देखो उस टाइम पे आपको लोहे मिलेगा। इस टाइम पे लोहा आ जाता है, इससे पहले लोहा नहीं था। लोहा आने का जो सीक्वेंस है उसे समझो। अगर लोहा मिल गया आपको, जंगल का आप साफ कर सकते हो। और मगध में पर्टिकुलर मगध बिहार में है, और बिहार में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जंगल थे, नदी थी। तो लोहा आने का परिवर्तन आप देखो। लोहा आने से आप जंगल काटे, जंगल काटने के बाद आप उसे कृषि युग बनाओगे। कृषि युग बनाने का मतलब आप समझ रहे हो? कृषि युग के बनाने नदी चढ़ रही है, कृषि युग बनाओगे। कृषि का मतलब ये भी समझ लो कि जो हर के फाल थे, जैसे हड़प्पा में जो आपको फाल मिलेंगे, हर में जो हल चलता है उसमें जो फार लगी होती है, बोला जाता है फार लगी होती है, वो लोहे का बना था। तो आप उस ज़मीन को और ज़्यादा नीचे से उर्वरक कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला लोहा मिला, लोहा जब जंगल काट के, जंगल काटने के बाद आपको हल में जो हल होते थे उसमें लोहे का हल लगा। आप कृषि किए, कृषि करने के बाद आपका राजस्व बढ़ा। राजस्व मतलब कृषि उस समय पे राजस्व का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता था।
पैदावार अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई तो आपको शासक, जो शासक वर्ग है उसको आप राजस्व दोगे, राजस्व में आपको क्या देते, जो आप पैदावार करोगे वो अंत राजस्व को दोगे, राजस्व से राजा क्या करेगा, सैनिक रखेगा, सैनिक रखने के बाद वो क्या करेगा, अगर वो पावरफुल हो गया तो एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करेगा और ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैं सिंपल में अगर बता दूँ, मगध राज्य के उत्कर्ष का मेन कारण है लोहा, लोहे से कृषि बढ़ना, कृषि से राजस्व आना, राजस्व से सैनिक रखना, सैनिक को वेतन देना, वेतन देने के साथ, वेतन देने का उस टाइम पे जो टाइम पीरियड मेन रीज़न था, जो सैनिक होते थे उनको कैश भी दिया जाता था और बदले में भूमि दिया जाता था, तो वो अलग पैटर्न है, तो आप नहीं समझोगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं अपनी स्लाइड पर आता हूँ। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, हर्यक वंश और संस्थापक। तो हर्यक वंश में कि संस्थापक कौन से हैं, मैं स्लाइड आपके ऊपर देता हूँ। इसके हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बिम्बिसार हैं, इनका टाइम पीरियड है 540 ईसा पूर्व में है। तो ये इनके बारे में जो 9 स्लाइड हैं वो चीज़ें है। पहले लिखा है बौद्ध धर्म क्या नहीं है, अंगराज्य को जीतकर मगध राज्य में मिलाया था, राजधानी इनकी गिरवेश थी, हमारी पहले हुई। राज्यवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा तथा अवंती के राजा प्रद्युत की चिकित्सा हेतु भेजा गया था। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आया है MPPSC में 2019 या 20 के समथिंग, तो आप इसे को रिलेट करो। तो ये जो जीवक थे, राजवद्य जो जीवक थे, उनको कहाँ पे महात्मा बुद्ध के दरबार में भेजे थे। और अवंती पर्टिकुलर है कहाँ पे, अवंती पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में, जो उज्जैन ज़िला है प्रेजेंट टाइम पे उज्जैन ज़िला है, मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले को पूर्व में अवंती बोला जाता था। अवंती के राजा चंद्रप्रद्युत की सेवा में उन्होंने भेजा था। वैवाहिक संबंध की मैं बात करूं तो वैवाहिक संबंध साम्राज्य विस्तार किया, तो वो वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चिलाना से विवाह किया। मध्य नरेश वर्तमान में पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। और इनकी जो हत्या की थी इनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इससे पहले भी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार थे। बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड है वो क्या था, 544 ईसा पूर्व है। राजधानी क्या थी, गिरिव्रज थी। किस वंश के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके जो प्रमुख राजकवि थे या राजवैद्य थे वो कौन थे, राजवैद्य इनके जीवक थे। जीवक को कहाँ पे भेजा था इन्होंने, जीवक को इन्होंने भेजा था कहाँ पे, अवंती उज्जैन के जो राजा हैं चंद्रप्रद्युत की सेवा में जीवक को भेजा था। हाँ, साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्हें कौन सा फंडा अपनाया था, 2-3 फंडे थे, मतलब 2 फंडे थे। एक फंडा एक आक्रमण का फंडा था, दूसरा फंडा था इनके पास वो क्या था, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक के संबंध के थ्रू इन्होंने क्या प्रमोट किया, 3 राजा वैवाहिक संबंध के माध्यम से इन्होंने कौन कौन राजा से वैवाहिक संबंध के, एक जो मद्र राज्य बोला जाता है, मद्र देश वो बोला जाता है पंजाब। आपको अगर आप ये वो देखते हो महाभारत देखोगे इसमें मध्य प्रदेश आपको मिलेगा, जो पंजाब में थे। वहाँ की जो राजकुमारी थी क्षेमा से उन्होंने ब्याह किया। दूसरा उन्होंने वैशाली क्या है, वैशाली अगर मैं उसकी बात करूँ महाभारत में, वैशाली बेसिकली कर्ण की जो प्रेमिका थी, ठीक है, कर्ण की जो प्रेमिका थी वो वैशाली थी, और वैशाली बिहार में है। तो वैशाली के चेटक पुत्री चिलाने से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चिलाने से विवाह किया। तो वैशाली कर्ण की प्रेमिका थी, बट उनकी जो पत्नी थी सुप्रिया जो थी, उनकी मृत्यु होने के बाद वैशाली को उन्होंने सौंपा था कर्ण को। कर्ण के मृत्यु के बाद वैशाली से उनको एक संतान की प्राप्ति हुई थी। और इनके जो पुत्र थे, सुप्रिया के जो पुत्र थे, उनकी हत्या महाभारत में हो गई थी। आप अगर सूर्यपुत्र कर्ण या कुछ और देखोगे इसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तीसरी और इम्पोर्टेंट है, वैवाहिक संबंध द्वारा साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया था। उसमें एक और वंश है कौशल, ये उत्तर प्रदेश में पलता है। तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोसला से इन्होंने शादी की थी। तो ये कुछ बिम्बिसार के बारे में चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं बोला, आप को रिलेट करोगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी भी एंगल में इसे याद करो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़े से चीज़ें समझ में आ जाती। मैं सिंपल से बोलता हूँ बिम्बिसार के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप बहुत सिंपल में बताओगे बिम्बिसार के बारे में कि इनका टाइम पीरियड 544 ईसा, फिर इनकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, और इन्होंने कौन से अभियान के द्वारा उसे सूर्यपुत्र कर्ण को अंग बोला जाता है, अंग को अपने में मिलाया था।
तो इन्होंने विजय अभियान कर ब्रह्मदत्त जो है मतलब हर्यक वंश के थे, उनको अपने में मिला था। वैवाहिक संबंध द्वारा इन्होंने शासन प्रशासन कंट्रोल करके रखा था। तीन पर्टिकुलर लोगों से इन्होंने अच्छे संबंध बनाए थे। ऐसे संबंध बनाने का मतलब ये देखो, जीवक को भेज रहे हैं कहाँ पे, अवंती में, ठीक है। संबंध बना रहे, वैवाहिक संबंध किससे बना रहे हैं, एक वैशाली, दूसरा मध्य, तीसरा कौशल। अब एक चीज़ बताओ, ये चीज़ें इनसे तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, फैक्ट है। इसके बाद है अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन है, इनके पर्टिकुलर पुत्र हैं, पर्टिकुलर नहीं पुत्र ही हैं। तो उनका जो टाइम पीरियड है 544 ईसा पूर्व इनका, तो उनका टाइम पीरियड होगा 493 ईसा पूर्व से लेके 461 ईस्वी पर, सॉरी ईस्वी पूर्व तक। तो ये चीज़ें, अब अजातशत्रु के बारे में हमको चीज़ें रखते, बस बेसिकली आपको फोकस करना है अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु के बारे में क्या लिखा है, उनके जो, आप देखो इसमें मैं स्लाइड को एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप उसे क्रोनोलॉजी में आप कन्वर्ट कर लो। इट्स उनके जो उपनाम है, उनका नाम है कुड़िक, इट्स सेकंड नेम। रेंडमली जो नेम है वो नाम है कुड़िक। प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म से भी जुड़ गए। इट्स रिलीजियस में देखो आप पिताजी के फार्मूला करें, वैशाली पे विजय कर अपने मंत्री वृषकार की सहायता से। अब ये वैशाली पर विजय की, उन्होंने वैशाली पे विजय नहीं की थी, उन्होंने वैशाली से वैवाहिक संबंध बनाया था, पर विजय कौन किया, अजातशत्रु ने। और किसकी सहायता से, अपने मंत्री वृषकार के सहायता से। लगभग 32 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। एक चीज़ बताओ, इससे पहले मैंने शासन बताया था बिम्बिसार का टाइम पीरियड कितना था, 52 वर्ष। इससे पहले मैंने बिम्बिसार के बारे में आपको बताया था, बिम्बिसार का जो रिलीजियस प्रोमोटर करते थे, वो किस चीज़ को प्रमोट करते थे, तो वो प्रमोट करते थे बौद्ध धर्म। इन्होंने जैन से लेके, जैन धर्म के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनका उपनाम नहीं दिया था, पर इनका उपनाम दिया है कुड़िक, ठीक है ना। एक चीज़ और है, दूसरी चीज़, तो ये एक चीज़ आप क्रोनोलॉजी टर्म करो, फॉलो करो, तब आपको समझ में आएगा। मैं उसी चीज़ को रिलेट कर देता हूँ। पहला, अजातशत्रु को जो टाइम पीरियड है 493 ईसा पूर्व 461, मैंने उनका भी टाइम पीरियड बताया है 544। दूसरी चीज़, इनका उपनाम कुड़िक था, ये आपको एक दूसरे से को रिलेट नहीं, पर इनके जो धर्म थे वो कौन थे, जैन से बौद्ध धर्म में आए, ठीक है ना। इनके पिताजी वैशाली से संबंध कैसे रखे, वैवाहिक संबंध। इन्होंने वैशाली से कैसे संबंध रखे, जीत के द्वारा उनको जीता, वैशाली को जीता था। तीसरी चीज़, इनका जो टाइम पीरियड कितना था शासन करने का, 32 वर्ष का था। उनका टाइम पीरियड क्या था, उनका टाइम 52 वर्ष तक था। ये चीज़ें आपको एक दूसरे से को रिलेट कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ उदयीन। उदयीन का जो टाइम पीरियड है 461 ईसा पूर्व तक का, ठीक है ना। अब इनमें जो चीज़ें फैक्ट दी है, ये अब दोनों से मैच करके इसे आगे मैं बढ़ाता हूँ। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी में बैठा। अब एक चीज़ थोड़ा सा कनेक्ट करो, अजातशत्रु ने सेम पैटर्न अपनाया, अपने पिताजी की हत्या की, वही पैटर्न इन्होंने अपनाया। इन्होंने उदयीन ने अपने पिता का हत्या की, नाम था अजातशत्रु। सेकंड, पाटिल ग्राम, बाद में पाटिल पुत्र की स्थापना की, और ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक उदयीन का पुत्र था, हर्यक वंश का। अब एक चीज़ बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप कोरिलेट करो या ना करो, बट आपको ये याद रखना, उदयीन के बारे में कोई चीज़ जानकारी है तो आप क्या बात करोगे। पहली चीज़, ये अपने पिता के पुत्र थे और इनके पिता का नाम अजातशत्रु। दूसरी, अपने पिता का हत्या इन्होंने अपने पिता के समान किया। इनके पिता ने अपने पिता हर्यक बिम्बिसार की मौत की, और इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। दूसरी, पाटिलपुत्र की इन्होंने स्थापना की थी। इससे पहले वो राजगृह थे, जिसे गिरिभुज बोला जाता है, बाद में इनको राजधानी बनाएंगे। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है उसे नागदशक बोला जाता है, जो उदयीन का पुत्र था। उदयीन के पुत्र का नाम क्या था, नागदशक था। ये आपके इस स्लाइड में आपको ये चीज़ें समाप्त होती हैं। तो हर्यक वंश के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो शिशुनाग से संबंधित होगा। आप देखो, अब मैं इस चीज़ को जितना फोकस मुझे करना था, मतलब हर्यक वंश के बारे में जितनी चीज़ें मुझे फोकस करनी थी, मैं उतना चीज़ें मैं कर चुका हूँ। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा था, जो मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, वो पैराग्राफ क्या था कि मगध राज्य का उत्कर्ष, यही था ना, मगध राज्य का उत्कर्ष, यही लिखा हुआ है, मगध राज्य का उत्कर्ष। तो आपसे बहुत सिंपल सा पूछ सकता है कि मगध राज्य के उत्कर्ष में कौन कौन से वंश का मोस्ट मतलब योगदान था, कौन कौन से राज्य का योगदान था। आप 3 वंश का नाम लोगे। पहला
बृहदत्त वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश। इसके बाद आपको एक और वंश नाम का वजह है जिसे बोला जाता है नंद वंश, उसका होता है पद्मनंद। उसके बाद उनके नंद वंश के बाद एक और होंगे, आप उसे पढ़ोगे, उस पर भी बात करेंगे। अब मैं इसी आपके आ जाता हूँ स्लाइड में शिशुनाग वंश। अब मैं अभी इसमें नहीं फोकस करूँगा कि कौन थे, ना हर्यक वंश में मैं फोकस करूँगा, ना बृहदत्त वंश में मैं खुद से फोकस करूँगा, ना बिम्बिसार पर फोकस करूँगा, ना अजातशत्रु पर फोकस करूँगा, ना उदयीन पे फोकस करूँगा, और ना ही नागदशक के फोकस करूँगा। अब मैं फोकस करूँगा शिशुनाग वंश में। शिशुनाग की जो टाइम पीरियड है वो हुआ कैसा है, आपकी स्लाइड को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। आप स्लाइड को देखो, 412 ईसा पूर्व से इनकी शुरुआत होती है शिशुनाग वंश की। हम इसमें वही पैटर्न चलेगा, संस्थापक, राजधानी, मोस्ट पावरफुल शासक। तो इनकी जो शिशुनाग वंश के बारे में है, संस्थापक में क्या लिखा है, शिशुनाग है जो नागदशक को अपदस्थ कर सत्ता प्राप्त की। एक चीज़ बताओ ना, क्या बोलते हैं, हर्यक वंश का हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। उसको किसने हटाया, शिशुनाग ने हटाया, ठीक है ना। शिशुनाग की जो राजधानी क्यों थी, पाटलिपुत्र से हटाकर उन्होंने वैशाली में अपनी स्थापित की। दूसरी सी, पाटलिपुत्र की स्थापना कौन की था, उदयन के था, उनको राजधानी बनाएंगे। पर यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। इसका मतलब इससे पहले जो शासक थे उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, उसको उन्होंने क्या बोलते हैं, इनको शिशुनाग वंश के जो संस्थापक हैं, शिशुनाग हैं, वो इनको वैशाली लेके जाएंगे। तो वैशाली, पाटलिपुत्र, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तराधिकारी, कालाशोक के बारे में। तो इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने पुनः अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ, ठीक है, कालाशोक के बाद नंदीवर्धन। खैर ये चीज़ें आपको लूसेंट में मिलेगा, लूसेंट बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको मिलेगा NCERT में। तीसरी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो उससे आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद मैं आता हूँ आपको नंदवंश से। नंदवंश आपको चाहे कनेक्ट करो, चाहे आपको बेसिकली फोकस करना है नंदवंश के बारे में। तो नंदवंश में लिखा हुआ है, हेड्स नेम इज नंदवंश, जिसके जो संस्थापक है महापद्मनंद है। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड पढ़ देता हूँ। संस्थापक है महापद्मनंद, इसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है बिकॉज ये थोड़े से पावरफुल होते हैं। और एक सीरियल है, इस सीरियल में इनको ये बोला जाता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य को क्या बोलते हैं, इन्होंने उनकी कहानी का मान नहीं रखा। तो उन्होंने फिर अपने एक शिशु थे उनको बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनको बनाते हैं, उन्होंने इसको हटाएंगे। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अंतिम शासक घनानंद होते हैं। घनानंद को कौन हटाता है, चंद्रगुप्त मौर्य हटाते हैं। तो सिकंदर महान, अच्छा सिकंदर जो 17 बार आक्रमण करते हैं। अच्छा आक्रमण करने का रीज़न बताओ, आक्रमण करने का रीज़न बताओ। जो यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं उनका रीज़न ये है कि इनका जो शासन था वहाँ पे, उनका रीज़न ये है कि वो यहाँ तक एंट्री चाहते थे क्योंकि ज़्यादातर ये उपजाऊ ज़मीन थी, ठीक है ना, इसलिए वो वहाँ पे आक्रमण करते थे। सिकंदर महान का समकालीन थे, सिकंदर महान के समकालीन थे। मगध की अपार शक्ति और विशाल सेना के कारण सिकंदर आगे नहीं बढ़ पाए। अंततः चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश, खैर स्लाइड है होते। तो बस इतना ही है, मैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करता हूँ इसी चीज़ में। मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा बी पॉजिटिव। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़े से अपनी मम्मी पापा और ये भी सोच लो कि आप उतने पैसे अर्न कर पाओगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप उतने पैसे नहीं अर्न कर पाओगे और आप डीमोटिवेटेड होगे। तो इसलिए जब भी दो आप फुल डेडिकेशन, फुल मोटिवेटेड और पूरे पावर दो, अपनी जितनी भी क्षमता उसके साथ दो। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप एक जाके किसी के सामने आप नौकरी या जॉब मांग लेना। आप जिस दिन आपको लगे कि नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या कसम से बता रहा हूँ, आप बस जाके उससे एक दिन बोल देना कि मुझे नौकरी चाहिए। आप दे सकते हो कि नहीं, उस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।